सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ वाई बी कॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन की कैसे अलग अलग टाइप्स के जो इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम एक्सप्रेशन, नंबर्स और लेटर्स जो होते हैं वेरिएबल्स, उनके साथ में जो अपना इक्वेलिटी का साइन दे देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, मेन मुद्दा यही रहता है कि इक्वेशन का मतलब है कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेंगे एंड वो अगर रिलेशनशिप दिखाते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का, तो ऐसे टाइम पर उसे हम इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो वही नॉर्मल इक्वेशन होता है। अब देखो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एज स्टेटेड अर्लियर, ओके, कि देखो इकोनॉमिस्ट जो रहते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं ताकि वो इकोनॉमी के बिहेवियर को जो है वो बता सके। ठीक है, अब वो बिहेवियर किसी का भी हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, प्रोड्यूसर का भी हो सकता है, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, और एज ए इकोनॉमी होल भी हो सकता है। ठीक है, पूरी इकोनॉमी का भी हो सकता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स के जो बिहेवियर्स होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उनको समझाने के लिए जो रहते हैं इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। अब ये मॉडल्स कैसे बनते हैं? तो मॉडल्स बनते हैं कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस की मदद से। ठीक है, मतलब कुछ इक्वेशंस होते हैं उनकी मदद से ये मॉडल्स बनते हैं। अब वो जो इक्वेशंस होते हैं वो करते क्या है, तो वो करते हैं हमको रिलेशनशिप दिखाते हैं वेरिएबल्स के बीच का, कि कैसे दो वेरिएबल या फिर मतलब अलग अलग वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब आप ये जो रिलेशनशिप है उन्हें समझ जाते हो और उन्हें अप्लाई करके इक्वेशन बनाते हो, तब जाकर हमारा एक इकोनॉमिक मॉडल जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखो, हर एक इक्वेशन जो रहता है वो किस लिए बनाया जाता है। देखो, इक्वेशन बनाए जाते हैं ताकि हम जो है वेरिएबल्स के बिहेवियर को समझ सके, कि कैसे एक जो नोन वेरिएबल है वो अननोन वेरिएबल दूसरे मतलब वेरिएबल को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, उसके बिहेवियर को चेंज कर रहा है। तो ईच इक्वेशन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ वन वेरिएबल, दैट इज इट सीक्स टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल वेरिएबल। कि मतलब ये दिखाता है हमको कि कैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इनके बीच में होता है, कि कैसे एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि देखो, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट causation does not always run in one direction. It is possible that there is a mutual relationship among various variables. मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इक्वेशन के अंदर या फिर किसी भी इकोनॉमिक इवेंट के अंदर, एक्टिविटी के अंदर, जहाँ पर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब एक्स और वाई ही एक दूसरे से जुड़े हुए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक और वेरिएबल भी हो, जो कि मतलब दूसरा एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दो वेरिएबल हो, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर सी है, ठीक है, जैसे अलग अलग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है उसके लिए, कि जैसे अगर हम लोग कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया कि कंजप्शन फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी तो आपकी जो कंजप्शन है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है, कंजप्शन का मतलब क्या होता है। देखो, कंजप्शन का मतलब होता है लोग सामान खरीदते, खर्चा करते हैं, यानी एक टाइप से आप कह सकते हो डिमांड होती है। ठीक है, लोग डिमांड करते हैं, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों की, लोग ज़्यादा डिमांड भी करेंगे, कह सकते हो ऐसा। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, अगर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जो सप्लायर होंगे, वो ज़्यादा कमाएंगे भी, उनकी इनकम जो रहेगी वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा इनकम बढ़ेगी तो फिर वो वापस से ज़्यादा कंजप्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे ये जो वेरिएबल्स है अलग अलग, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप इनके बीच का है। ओके, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ऐसे टाइम पर जो रहता है, जो इकोनॉमिस्ट रहते हैं वो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं जहाँ पर बहुत मतलब मतलब दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे टाइम पर वो क्या करते हैं, जो इक्वेशन होता है उसको साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ सारे वेरिएबल्स को जो है वो मतलब उनको स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं और सॉल्व करते हैं उनको। ठीक है, तो देयरफॉर मॉडल्स विच इन्वॉल्व मोर देन वन इक्वेशन अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली, यानी सबको एक साथ ही करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि इन इकोनॉमिक्स वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो है बहुत सारे अलग अलग जो टाइप्स के जो है वो मतलब इक्वेशंस जो है इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स है उनके रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मेनली देखोगे तो दो क्लासिफिकेशन होती है, कि इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को। तो स्टोकेस्टिक यानी बिहेवियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो डाटा निकाला जाता है, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है
वो बिहेवियर के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। मतलब क्या कि पहले कैसे चल रहा था, मतलब एक इकोनॉमिक ट्रेंड है। जैसे कि बात करें, अगर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई की बात करें कि पहले हमारी डिमांड इतनी रहती थी इस प्राइस पे और फिर इतनी हो गई, मतलब ऐसे एक ट्रेंड आप देखते हो, आपको पता चल जाता है कि हाँ एस्टिमेट हो जाता है, एक आपके पास प्रिडिक्शन आ जाती है कि अभी हमारी जो डिमांड है वो इतनी होगी अगर हम लोग इतना प्राइस रखेंगे तो। ठीक है, तो ये जो हमने वैल्यू निकाली, एस्टिमेशन निकाला, जो कि हिस्टोरिकल डाटा पहले के डाटा के हिसाब से था, तो इसे हम स्टोकेस्टिक यानी बिहेवियरल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू निकलता है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हाँ पहले के हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं कि पहले ऐसा था तो अभी भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल्स होते हैं कि कैसे वेरिएबल्स जो रहेंगे, मतलब इस मॉडल में होता क्या है, इस इक्वेशन के अंदर, स्टोकेस्टिक इक्वेशन के अंदर, कि ये करते क्या है कि इसमें हमें ये दिखता है कि कैसे जो इकोनॉमी के जो वेरिएबल्स है वो रिएक्ट करते हैं। जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, रिस्पॉन्स मतलब चेंजेस के ऊपर। ठीक है, कि अगर हम लोग मान लो कि अगर हम जैसे प्राइस को अंदर चेंज कर देते हैं तो इस हिसाब से डिमांड में कितना चेंज आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस स्टैटिकल बिहेवियरल इक्वेशन जो होता है उसकी मदद से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है आइडेंटिटीज़ का, यानी डेफिनेशन इक्वेशन। ठीक है, आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है कि ऐसे इक्वेशन जो कि एक दूसरे से इक्वल होते हैं। मतलब इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये इक्वेशन पता होगा कि अपना a का स्क्वायर लेते हैं, फिर प्लस करते हैं 2ab, उसके बाद प्लस करते हैं b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर आइडेंटिटी इसका मतलब क्या होता है कि देखो कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसके एलएचएस जो होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड और जो आरएचएस होता है यानी जो राइट हैंड साइड होता है, अगर वो इक्वल होता है यानी दोनों ट्रू होते हैं, यानी दोनों जो इक्वल होते हैं, अगर दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल आती है, तो ऐसे टाइम पर उसे हम आइडेंटिटीज बोलते थे ऐसे इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे अगर एग्जाम्पल लेके देखेंगे 2+1 ले लेते हैं, एंड देन अगर हम इसे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जैसे 2+1 3 आएगा और 3 का जो स्क्वायर रहता है वो 9 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर 2+1 करेंगे, ठीक है, तो यानी 2 अपना ए है और बी 1 है। ठीक है, तो 2 कितना, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, फिर ए का यानी कि 2, यानी इधर 4 आ जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + 4 फिर 1, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू जो रहेगी वो 9 ही आ जाएगी। तो ऐसे टाइम पर जब दोनों साइड में जो रहता है वैल्यू एक आ जाती है, सिमिलर आ जाती है, तो इसे बोला जाता है ट्रू बाय डेफिनेशन, एंड देन इसे ऐसे इक्वेशन को हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो देयर आर दोस इक्वेशन दैट होल्ड ट्रू बाय डेफिनेशन, दे एक्सप्रेस फंडामेंटल रिलेशनशिप दैट दे आर ऑलवेज वैलिड। ठीक है, मतलब हमेशा वैलिड रहता है। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज भी है, जैसे अभी मैंने बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये एक आइडेंटिटीज है। तो ऐसे जो आइडेंटिटीज वाले जो इक्वेशंस होते हैं तो वो दूसरा टाइप हो गया अपने इक्वेशंस का। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इक्वेशन इन इकोनॉमिक्स आर एज फॉलो। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बताए गए हैं जो इकोनॉमिक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन है अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आपको पता होगा, मैं भी पढ़ा होगा अपने 12th में, कि कैसे जो रहता है अपना जो डिमांड है उसकी जो प्राइस है, मतलब वो प्राइस के हिसाब से चेंजेस होता रहता है कि हम लोग कितना प्राइस में चेंज लाएंगे तो उस हिसाब से हमारी डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी रहेगी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कितना चेंज आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसका इक्वेशन भी है यहाँ पर, पहले लिखा गया, देखते हैं वो पढ़ लेते हैं कि दिस इक्वेशन मेजर करता है कि जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कितना चेंज आएगा। ठीक है, ये कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है ऑफ द गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, कि प्राइस के हिसाब से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो उसके अंदर कितना चेंज आएगा, तो उसको जो है ये मेज़र करता है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये इक्वेशन। ठीक है, तो इट इज़ रिटन एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी चेंज आया है, ठीक है, डेल्टा रहता है चेंज का सिंबल, कि जितना भी चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं जितना भी चेंज आया है प्राइस के अंदर, तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज मिल जाता है कि हाँ प्राइस की इलास्टिसिटी जो है वो कितनी है, आपको पता चल जाती है। ऐसे यहाँ पर दूसरा रहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, कि सप्लाई की इलास्टिसिटी जैसे डिमांड की होती है वैसे सप्लाई की भी सेम ही होती है। यहाँ पर भी वही होता है, बस डिमांड के बदले में आप लोग सप्लाई ले लेते हो। ठीक है, तो जो सप्लाई के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है एंड देन प्राइस के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, तो जब उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मिल जाएगी। कितना कि मतलब अगर प्राइस में अगर मान लो चेंज आता है तो उस हिसाब से सप्लाई में कितना चेंज आएगा वो आपको पता चल जाएगा इस इक्वेशन की मदद से। तो दिस इक्वेशन मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब कितना मतलब चेंजेस आने वाले हैं क्वांटिटी के अंदर, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है लेटर्स में कि हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम लोग डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज इन प्राइस के हिसाब से।
ओके, तो ऐसे टाइम पर हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मिल जाती है। उसके बाद तीसरा और लास्ट एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर 3 ही एग्जांपल्स दिए गए हैं। तीसरा है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो ये अपने को बेसिकली यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ है। ओके, इसका अलग अलग फॉर्मूला रहता है, कहीं पर आपको दिखेगा यहाँ पर पी वाई है तो कहीं यहाँ पर टी पी टी लिखा रहता है। ओके, तो यहाँ पर मनी सप्लाई के बारे में बताता है कि कैसे मनी सप्लाई जो है प्राइस लेवल को जो है अफेक्ट करता है, कि दिस इक्वेशन जो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी सप्लाई, द वेलोसिटी ऑफ मनी, जो प्राइस लेवल एंड द लेवल ऑफ रियल आउटपुट इन एन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब जो रियल जीडीपी होती है उसकी बात की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। दिस इक्वेशन स्टेट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन एन इकोनॉमी, यानी कि अपना जो भी खर्चा रहता है, जितना भी हम लोग खर्चा करते हैं अपने इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम लोग ये बोलेंगे एमवी, एम अपना मनी सप्लाई और वेलोसिटी ये वाला है, ठीक है। क्या होता है अभी समझाऊंगा। तो इसको हम लोग एमवी जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कि जो भी इकोनॉमी में जो भी हमने टोटल स्पेंड्स किए हैं अमाउंट, उसको एमवी बोलेंगे, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, एंड इक्वल्स द टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यानी क्या, कि जो भी हमारे पूरे देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, सेम टाइप से आप कह सकते हो जीडीपी जो होती है एक टाइप से, तो जो जीडीपी रहती है उससे वो इक्वल होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाया जाता है। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ चेंज इन दिस वेरिएबल्स इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे इनमें चेंज आएगा, तो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी चेंज आएगा। इट हाईलाइट द रोल ऑफ द मनी सप्लाई, वेलोसिटी ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इन एन डिटरमाइनेड टोटल एक्सपेंडिचर एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बीच का जो रिलेशनशिप है और इनके बीच में जो इंपॉर्टेंस है वो दिखाता है ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर बताया गया कि इसे हम किस तरीके से लिखते हैं इसका मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, एम वी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। अब एम क्या है, तो एम अपना जो है वो है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, मे भी पता होगा। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि आपके अपने देश के अंदर जो है वो मनी कितना है, मतलब हाथ में कितना है। जैसे आपके वॉलेट में मान लो 1000 रुपये है, वो भी मनी सप्लाई के अंदर गिना जाएगा, ठीक है। फिर आपके बैंक अकाउंट में मान लो 20,000 रुपये है, तो वो भी मनी सप्लाई के अंदर आएगा। आपने कुछ सेविंग्स किए रखे हुए हैं सेविंग अकाउंट्स के अंदर, मतलब आपने मान लो जैसे एफडी करवा के रखे, तो वो सारी चीज़ें हैं वो मनी सप्लाई के अंदर गिनी जाती है, ठीक है। अब इसका बात अलग रहता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो नहीं गिनी जाती है मनी सप्लाई के अंदर, तो वो अलग मैटर है। जब आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। अभी के लिए इतना समझो, ये मनी सप्लाई है, ठीक है, कि अपने पूरे जो इकोनॉमिक है उसके अंदर मनी कितना आ रहा है, मतलब चल रहा है, कितना मनी है अपने इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है वेलोसिटी, ठीक है। वी का मतलब होता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपका जो मनी है, जैसे अगर मान लो आपके पास 100 का नोट है, ठीक है, 100 का नोट है, तो ये कितने बार जो है एक्सचेंज हो रहा है। मान लो आपने एक आदमी को 100 का नोट दिया तो ये एक बार चेंज हुआ, फिर एक और आदमी को आपने दिया तो ये एक और बार चेंज हो गया। ऐसे करते करते आपका ये जो नोट है ये कितने बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर 10-20 रुपये के रहते हैं तो ज़्यादा होते जाते हैं, और जो ज़्यादा बड़े नोट होते हैं वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी जो रहती है वो कितनी है वो आपको देखना रहता है। तो वेलोसिटी का मतलब होता है कितने बार ये एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांजेक्शन को कितने बार किए जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। उसके बाद पी का मतलब होता है प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइस लेवल पी का मतलब होता है। एंड क्यू का मतलब होता है जो अपनी जो रियल जीडीपी होती है एक टाइप से आप बोल सकते हो, वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर मान लो आपका ये मनी सप्लाई वेलोसिटी है, ये प्राइस लेवल है, और ये अपना जीडीपी या फिर क्वांटिटी जो भी है, हम जो रियल आउटपुट है वो है, ओके। अब देखो, अगर मान लो वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ जाती है मतलब क्या, कि आपकी जो मनी सप्लाई थी वो, मतलब जो मनी है वो अब बहुत जल्दी जल्दी सप्लाई, मतलब लोग एक दूसरे को, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पर प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा मैं आपको बताऊं। तो देखो, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ऐसे टाइम पर, अब सामान तो लिमिटेड है, तो ऐसे टाइम पर देखो, अब 10 ही चीज़ 100 चीज़ है मान लो कोई चीज़, और सब लोग जो है पैसा खर्चा करते जा रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ गई है, मनी सप्लाई भी बढ़ गया है, तो ऐसे टाइम पर जो रहेगा, क्योंकि ये बढ़ गया है, एमवी बढ़ गया है, टोटल स्पेंडिंग बढ़ गई है, तो ऐसे टाइम पर जो है ये भी प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। जो क्योंकि सामान तो आपके पास लिमिटेड ही है, तो फिर ये सामान जो रहेगा वो महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा एक टाइप से कह सकते हो। एंड देन आपका जो है प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देने के लिए आपको मैं अच्छे से समझाने के लिए, जैसे अपना नोटबंदी हुआ था, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हो गया था, मनी जो वेलोसिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। हर आदमी जो है अपना नोट बदल रहा था, पैसा लेके जा रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पर जो है वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो है लोग जो है, अब क्योंकि देखो लोगों के पास नोट नहीं है, सब लोग नोट बदलते जा रहे, बहुत सारा मनी सप्लाई बढ़ गई, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई थी।
तो ऐसे टाइम पर जो थे काफ़ी सारे लोग जो थे अब वो चाहते थे कि भाई एक काम करते हैं, पैसे का मतलब नहीं है, एक काम करते हैं गोल्ड खरीद के रखते हैं, ठीक है, गोल्ड खरीद लेते हैं, वही सही रहेगा। तो बहुत सारे लोग जो थे अपना जो पैसा लेके जाकर गोल्ड खरीद ले रहे थे, मतलब अभी जब तक टाइम है तब तक गोल्ड खरीद लेते। तो ऐसे टाइम पर अब गोल्ड तो आपके पास लिमिटेड ही है, तो गोल्ड की उस टाइम पे प्राइस बढ़ गई थी, ठीक है। तो वहाँ पर देखोगे तो प्राइस लेवल बढ़ गया अचानक से, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इनके बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, और जीडीपी भी उसकी वजह से उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये एक्सचेंज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज होता है। तो आपको बस इतना ही समझ के रखना है कि हाँ, मतलब आपको यहाँ पर ये जो इक्वेशंस होते हैं वो आपको ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। ओके, एंड देन यहाँ पर अपना टाइप्स ऑफ इक्वेशन फिनिश होते हैं। मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ को भी देख सको, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।